बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। BScs फाइनल प्रोजेक्ट UCP हम डिज़ाइन डायग्राम्स डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, तो आज उसका फर्दर कुछ रिमेनिंग पार्ट देखते हैं। कुछ और डायग्राम्स हम देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारा जो SDLC है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उस पूरे सिनेरियो में, पूरे प्रोसेस में डिज़ाइन जो फ़ेज़ है, डिज़ाइन डायग्राम्स का जो फ़ेज़ है, वो दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये वो फ़ेज़ है जहाँ पर हम डायग्राम्स बनाते हैं। और आज आपको मैं ये भी साथ बता दूँ, कल शायद ये हम बात नहीं कर सके, कि ये जो हमारे अर्ली स्टेजेस हैं, अर्ली फेजेस हैं, इनमें हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत इसलिए होती है कि यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर यहाँ पर कोई हम रिक्वायरमेंट्स सही से गैदर ना कर पाएँ, उन रिक्वायरमेंट्स का डिज़ाइन सही से ना बना पाएँ, तो आगे फिर उसका इम्पेक्ट जाता है। हमारी डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट सारा कुछ अफेक्ट करता है। कल हमने देखा कि UML डायग्राम्स में एक इनका बड़ा अहम रोल है, और ये काफ़ी सारी डायग्राम्स हमारे प्रोजेक्ट में हम इनमें से भी बनाते हैं। और फिर हमने इनमें से 5 डायग्राम्स कहा था बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन 5 में से हमने ये 2 डायग्राम्स, इंटरेक्शन डायग्राम्स देख भी ली थी, और ओवरऑल हमने एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम देखी थी। मैं सिर्फ ये पिछला थोड़ा सा आपको जस्ट ओवरव्यू के तौर पे, तो इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट की तरह से ही एक DFD डाटा फ्लो डायग्राम भी आती है। उसमें हमने ये लेवल 0 डायग्राम, जिसको लेवल 0 भी कहा जाता है, और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम या सिस्टम कॉन्टेक्स्ट या फिर कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी कहा जाता है, और इसका DFD के रेफरेंस में लेवल 0 भी इसका नाम है। उसके अलावा ये लेवल 1 डायग्राम थी, जिसमें सारे सिस्टम के जो जितने भी प्रोसेसेस हैं वो दिखाए जाते हैं और उसमें डाटा फ्लो बताया जाता है, और प्रोसेसेस को नंबरिंग की जाती है। फिर जितने हमारे सिस्टम में ओवरऑल प्रोसेसेस होंगे, 1 हो, 2 हो, 10 हो, हम उस हर प्रोसेस के लिए लेवल 2 डायग्राम बनाते हैं। यानी कि जितने हमारे ओवरऑल सिस्टम में प्रोसेसेस होंगे, उतनी हमारी लेवल 2 डायग्राम्स बनेंगी। ठीक है, ये हमने देखा था। यूज़ केस डायग्राम हमने देखी थी, जिसमें हमने देखा कि इसमें ये सिस्टम की बाउंड्री आती है, और उसके अलावा ये यूज़ केसेस आते हैं ओवल में, और ये एक्टर्स ये इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सिस्टम के साथ। सीक्वेंस डायग्राम हमने देखी थी। ठीक है जी, और हम सीक्वेंस डायग्राम को कल मैंने आपको वर्बली एक्सप्लेन किया था, और आपको कहा था कि इसको ज़रा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि आपने पढ़ ली होंगी। मैंने वैसे आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है जी, तो फिर ये एक और सीक्वेंस डायग्राम थी, और आज हम देखेंगे क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम्स आर यूज्ड व्हेन डेवलपिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मॉडल। तो ये जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अपना वर्क कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये क्लास डायग्राम बनाई जाती है टू शो द क्लासेस इन अ सिस्टम, कि कितनी हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोजेक्ट में क्लासेस आनी है, और उनकी क्लासेस की आपस की एसोसिएशंस। क्लास इज़ अ जनरल डेफिनेशन ऑफ वन काइंड ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्ट। अब इन्हीं क्लासेस की बेस पे फिर आगे फर्दर हमारी सिस्टम की डेवलपमेंट हो गई। ये एक तरह से हमारे सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट होता है। An association is a link between classes that indicates that there is a relationship between these classes. अब जो डिफरेंट हमारी क्लासेस हैं, वो दूसरी क्लासेस के साथ जो इंटरेक्ट करती हैं, वो इंटरेक्शन दिखाने के लिए हमें उनको एसोसिएट करना पड़ता है। ठीक है, क्लास डायग्राम इन द UML कैन बी एक्सप्रेस्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल्स। अब ये डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल्स से क्या मुराद है जी? डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमने ये देखा, जो हमारी डायग्राम्स हैं, वो हमने ये सारे जो स्टूडेंट्स का शुरू पे क्वेश्चन भी था, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के ये सारे टॉपिक्स हैं, मैंने ये आपके ग्रुप में शेयर किया हुआ है। ठीक है, इमेज शेयर किया है, मैं एक्सेल फाइल भी शेयर कर दूंगा। ये सारे लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट कॉलम में ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में आपने प्रिपेयर करने हैं, बनाने हैं।
अब ये देखें चैप्टर 2 में सिर्फ एक डायग्राम थी, हाई लेवल कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, ये हम देख चुके। यूज़ केसेस चैप्टर 3 में थे, ये हमने देख लिया। ये देखें, ये आपका चैप्टर 3 में ही ये क्लास डायग्राम आ रही है, ठीक है। सॉरी, क्लास डायग्राम कहाँ पे आ रही है? इसमें क्लास डायग्राम गालिबन नहीं है। फर्दर चलें, हाई लेवल आर्किटेक्चर, और सर्च कर लेते हैं हम क्लास, जी, यूज़र क्लासेस, और ये आ गई। यहाँ पे देखें, ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास डायग्राम, ठीक है जी। जैसे जैसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्लास डायग्राम इन द यूएमएल कैन बी एक्सप्रेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल। तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल को उन्होंने मतलब के मद्देनज़र रखा है। और ये चैप्टर 3 में रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड मॉडलिंग में ये टॉपिक है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास डायग्राम आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्लास डायग्राम आगे भी आएगी। जैसे ये देखें, यहाँ पर आ रही है जी, यहाँ पर आप देखें ये क्लास डायग्राम, फिर ये ज़ाहिरी बात है उससे डिटेल ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसके बाद फिर फर्दर कहीं भी ये क्लास डायग्राम फुल डिटेल के साथ आएगी। जैसे ये देखें, क्लास डायग्राम कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो इसके डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल्स बहरहाल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। When you are developing a model, the first stage is usually to look at the world, जिसको हम मिनी वर्ल्ड भी कहते हैं, जिसको हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं। यानी कि जिस जिस इंडस्ट्री के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस इंस्टीट्यूट के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, दैट इज़ योर वर्ल्ड, दैट इज़ योर मिनी वर्ल्ड, दैट इज़ योर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब वहाँ पर उसको आपने देखना, एनालाइज करना है, और उसमें आपने एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है जी। एंड रेप्रेजेंट दीज एज क्लासेस। वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट कौन से, एसेंशियल कौन से होंगे, जिनके बारे में आप सिस्टम में डाटा इंफॉर्मेशन सेव करना चाहते हैं। दैट ऑब्जेक्ट्स आर एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स फॉर योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ज़ाहिरी बात है आपको थोड़ा सोच विचार करनी पड़ेगी, डिस्कशन करनी पड़ेगी, वो आपकी क्लासेस है। तो पहले लेवल पे आप सिर्फ क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं। इट व्हाट डज इट मीन कि आप सिर्फ पहले लेवल पे क्लासेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। द सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग दीज इज़ टू राइट द क्लास नेम इन अ बॉक्स। आपने ये क्लासेस के नेम लिख लिए, ठीक है जी, और उनकी आपस की एसोसिएशन आप बता सकते हैं। फर्दर जैसे यहाँ पर देखें, ये सारी क्लासेस हैं। अब यहाँ पे क्लास की डिटेल कहीं पे भी नहीं आ रही, सिर्फ क्लासेस के नेम्स हैं। जैसे ये कौन सी डायग्राम है, ये किस सिस्टम की है? क्लासेस एंड एसोसिएशंस इन द MHC PMS, मेंटल हेल्थ, जो आपका पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हमने कल भी देखा था ये सिस्टम। और ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड 2 बुक्स आपके पास चल रही है, 2 ऑथर्स की, उनमें से किसी एक बुक में से डायग्राम्स मैंने ली हुई हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मेंटल हेल्थ पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम में ये कंसल्टेंट की एक क्लास है, एक पेशेंट की क्लास है, एक कंसल्टेशन की क्लास है, हॉस्पिटल डॉक्टर की क्लास है, मेडिकेशन और ट्रीटमेंट की क्लासेस हैं, जनरल प्रैक्टिशनर है, और कंडीशन। तो सिर्फ आपने पहले लेवल पे क्लासेस बता देनी है, क्लासेस आइडेंटिफाई करके उनका आपस का एसोसिएशन आपने बताना है। जैसे ये देखें, कंसल्टेंट रेफर, पेशेंट रेफर टू कंसल्टेंट, इनका आपस का रिलेशनशिप है। और पेशेंट डायग्नोज्ड विद कंडीशन, कि आपकी क्या कंडीशन है। फिर पेशेंट रेफर्ड बाय जनरल प्रैक्टिशनर। तो यहाँ से बात समझ आ रही है कि ये कोई जनरल प्रैक्टिशनर होगा, रिसेप्शन पे कोई बंदा बैठा होगा, कोई डॉक्टर या कोई स्टूडेंट हो सकता है हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके पास पेशेंट आएगा, तो पेशेंट इसको रेफ़र करेगा कंसल्टेंट की तरफ, और फिर साथ उसकी
करेगा कोई कंडीशन, ठीक है जी, और कंसल्टेशन अटेंड करेगा पेशेंट को। तो इस तरह से आपने अपने सिस्टम की जो है ना वो क्लासेस और उनकी एसोसिएशन बतानी है। When showing the associations between classes, it is convenient to represent the classes in the simplest possible way, जैसा कि यहाँ पर रेक्टेंगल्स में उसको शो किया गया, सिर्फ क्लासेस के नाम बताए गए। टू डिफाइन दैम इन मोर डिटेल यू ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एट्रीब्यूट्स। फिर क्लास में चूंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ के आए होंगे, उसमें से आपको आइडिया है कि क्लासेस में दो चीज़ें पाई जा रही होती हैं। एक तो उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, अब इसको डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं साथ आपको बता देता हूँ। एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे टॉप पे जब हम डिटेल में क्लास डायग्राम बनाते हैं, सबसे टॉप पे क्लास का नेम आ जाता है, ठीक है जी। दूसरे सेक्शन में एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, ठीक है, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आपके। और एट्रीब्यूट्स आमतौर पे हम जो डाटा हम डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स डाटा किसी भी फॉर्म में किसी भी टाइप का हो, वो सारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। और तीसरे सेक्शन में आपके फंक्शंस, मेथड्स या ऑपरेशंस आ जाते हैं, ठीक है जी। तो कह रहा है जब हम इसको डिटेल में जाएंगे इसकी, टू डिफाइन दैम इन मोर डिटेल यू ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एट्रीब्यूट्स, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल वर्ड्स में आपको मैंने बताया, डाटा जो है, डाटा जो आप अपने क्लासेस में डिफाइन करते हैं। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा पढ़ी होगी या आपने C++ पढ़ी होगी, वहाँ पे आपने ये प्रैक्टिस की होगी। एंड ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या है? द थिंग्स दैट यू कैन रिक्वेस्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ऑपरेशंस के लिए कई और वर्ड्स यूज़ होते हैं, फंक्शन का वर्ड यूज़ होता है, टेक्निकल टर्म, मेथड्स की टर्म यूज़ होती है, इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं, ठीक है जी, ऑपरेशंस के लिए। तो बहरहाल क्लासेस में डिटेल में जब जाएंगे फिर आप इसके एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शंस भी बताएंगे साथ। द डिटेल्स ऑफ अ क्लास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 सेक्शंस, वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिए। और नेक्स्ट ये आप देखें स्लाइड पे इसको कौन कौन से सेक्शन है। एक है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास इन द टॉप सेक्शन, द क्लास एट्रीब्यूट्स आर इन द मिडल सेक्शन, दिस मस्ट इंक्लूड द एट्रीब्यूट नेम एंड ऑप्शनली देयर टाइप, ठीक है जी। उसका एट्रीब्यूट का नाम मतलब वेरिएबल का नाम, और उसकी टाइप कौन सी है, मतलब वो इंटीजर टाइप का है, वो स्ट्रिंग टाइप का एट्रीब्यूट है, डाटा वैल्यू है या क्या। और थर्ड क्या है, उसमें ऑपरेशंस आ जाते हैं, कॉल्ड मेथड्स इन जावा एंड अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बाज़ लैंग्वेजेस में फंक्शन भी कहा जाता है। एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट क्लास आर इन द लोअर सेक्शन ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे बॉटम पे ये फंक्शंस या मेथड्स आते हैं। जैसे ये देखें, ये कंसल्टेशन क्लास जो पहले लेवल की डायग्राम थी उसमें सिर्फ क्या था, उसमें आपको मैं बता देता हूँ दोबारा से। कंसल्टेशन सिर्फ एक क्लास के तौर पे यहाँ पे दिखाई गई थी, आइडेंटिफाई की गई थी। जब आप इसकी डिटेल्स निकालेंगे तो हर क्लास की आपने बताना है कि उसमें कौन कौन से आपके एट्रीब्यूट्स हैं और कौन कौन से उसके फंक्शंस हैं। तो ये देखिए कंसल्टेशन क्लास है, इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से, इसमें कौन कौन सा डाटा है, डॉक्टर्स हैं, डेट, टाइम, क्लिनिक, रीज़न, मेडिकेशन प्रेस्क्राइब्ड, ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब्ड, वॉइस नोट्स, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारे इसमें डिफरेंट डाटा आ सकता है। इसके अलावा भी ये 3 डॉट्स हैं, इसके अलावा भी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको पॉपुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो इसके फंक्शन है, न्यू, प्रेस्क्राइब, ठीक है जी, रिकॉर्ड नोट्स और ट्रांसक्राइब। तो ये डिफरेंट इसके फंक्शंस होंगे इस सब्जेक्ट के। तो आपके प्रोजेक्ट में डेफिनेटली डिफरेंट जो क्लासेस आप बनाएंगे उसके डिफरेंट फंक्शंस उसमें आ जाएंगे, ठीक है जी। फिर उसमें आ जाती है आपकी जनरलाइजेशन, एक कॉन्सेप्ट आ जाता है क्लास डायग्राम में। जनरलाइजेशन से क्या मुराद है, ये देखें, ये एक हमारी क्लास है डॉक्टर, ठीक है। तो ये जनरल क्लास है। अब इस डॉक्टर के डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। जैसे हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, हम ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हमारे जो ये कंपाउंडर होते हैं, जो असिस्टेंट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं और इवन जो फार्मासिस्ट होते हैं, उन सब को ही हम डॉक्टर कहते हैं, हालांकि उन सब की सेपरेट आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। एनीवे, उसी जो जनरलाइजेशन है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर एक जनरल क्लास है,
फिर हॉस्पिटल डॉक्टर और जनरल प्रैक्टिशनर, ये दोनों इसकी समझ लें डिटेल्स हैं। ये दोनों डॉक्टर हैं लेकिन ये इनकी सेपरेट आइडेंटिफिकेशन भी है। फिर हॉस्पिटल डॉक्टर में दो तरह के डॉक्टर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकता है और एक टीम डॉक्टर हो सकता है। ठीक है जी। फिर टीम डॉक्टर में दो टाइप्स हो सकती हैं, ट्रेनी डॉक्टर हो सकता है और क्वालिफाइड डॉक्टर। तो अगर आपके जो है वो सिनेरियो में, आपके प्रोजेक्ट में क्लासेस डिफरेंट एग्जिस्ट कर रही हैं तो आप उनको, और उनकी यानी कि सेम क्लास डिफरेंट रोल्स में आ रही है तो आप उसकी जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं, हायरार्की भी आप बना के क्लास डायग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आप इसको डिटेल में देखें, जनरलाइजेशन हायरार्की विद एडेड डिटेल्स, तो डॉक्टर, अब इसमें ये आपका कॉन्सेप्ट जो आ जाता है आपको पता है, फिर मैं आपको रेफ़र करता हूँ कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है। ये जो दो क्लासेस हैं, इन दो क्लासेस ने इस डॉक्टर क्लास को इनहेरिट किया। तो ये जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर और यहाँ पर अवेलेबल हो गए। ठीक है। कुछ इनके एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं, स्टाफ नंबर, पेजर नंबर, ये हॉस्पिटल डॉक्टर के लिए है, और जनरल प्रैक्टिशनर के लिए क्या है, प्रैक्टिस और एड्रेस। ठीक है जी, समझ आ रही हैं चीज़ें। तो आप इसको जनरलाइजेशन को ठीक डिटेल्स है के भाई। साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये क्लास डायग्राम फिर फर्दर तो अगर हम इसको थोड़ा क्लास डायग्राम को फाइनलाइज्ड फॉर्म इसकी देखें तो ये देखें, ये एक सिंपल सी क्लास डायग्राम यहाँ पे आपके सामने किसी सिस्टम की बनी हुई है। इसमें डिफरेंट सिस्टम में जो क्लासेस थी, हेड, फैमिली मेंबर, ट्रीटमेंट और प्रोसीजर और मेडिकल कंडीशन। फिर ये एक और कोई सिस्टम है, उसकी क्लास डायग्राम है जिसमें ज़्यादा क्लासेस हैं, सप्लायर है, यूज़र, कस्टमर, ऑर्डर, प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो आपने इस तरह से क्लास डायग्राम अपने सिस्टम की बनाना होती है। ठीक है जी। आपको जनरली मैंने बता दिया कि क्लास के कम से कम दो लेवल्स तो बन जाते हैं ना, कि एक लेवल जिसमें आप सिर्फ क्लासेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनकी आपस की एसोसिएशन बना देते हैं, और दूसरा लेवल जिसमें जिसमें आप क्लासेस और उसके एट्रीब्यूट्स और उसके ऑपरेशंस, जैसे यहाँ पर देखिए हर हर क्लास के उसका नाम है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके ऑपरेशंस, और साथ फिर उनकी एसोसिएशन बताते हैं। उसके बाद डायग्राम आ जाती है एक्टिविटी डायग्राम। ठीक है जी। एक्टिविटी डायग्राम्स आर इंटेंडेड टू शो द एक्टिविटीज दैट मेक अप अ सिस्टम प्रोसेस एंड द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अदर। द स्टार्ट ऑफ अ प्रोसेस इज इंडिकेटेड बाय अ फील्ड सर्कल। ये देखें, कोई फील्ड सर्कल होगा जिससे आप प्रोसेस का स्टार्ट बताते हैं। द एंड बाय अ फील्ड सर्कल इनसाइड अनदर सर्कल। तो जो एंड है उसका, वो फील्ड सर्कल, एक और सर्कल के अंदर फील्ड सर्कल होता है, तो वो उससे प्रोसेस का एंड शो किया जाता है। फिर और इसके अलावा इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, ये सर्कल हो गया, एक है फील्ड सर्कल है और एक फील्ड सर्कल विद इन सर्कल, वो एंड के लिए। फिर रेक्टेंगल होती है विद राउंड कॉर्नर्स रिप्रेजेंट एक्टिविटीज़। राउंडेड कॉर्नर वाली रेक्टेंगल एक्टिविटीज़ के लिए, दैट इज़ द स्पेसिफिक सब प्रोसेसेस दैट मस्ट बी कैरिड आउट। ठीक है जी। यू मे इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिविटी चार्ट। समटाइम्स पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये वही पेशेंट वाली जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बुक से डायग्राम ली है, तो उसकी एक्टिविटी डायग्राम यहाँ पे शो की गई है मेंटल हेल्थ। उसको हम देखते हैं। जैसे ये देखें, ये आपका स्टार्ट प्रोसेस। ठीक है जी। आपने अपने सिस्टम का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, फ़र्ज़ करें किसी का एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, सबसे पहले स्टूडेंट को एक एडमिशन फॉर्म, हम बाकी रेलिवेंट इरेलीवेंट चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे, स्टूडेंट के पास एक एडमिशन फॉर्म आएगा, वो उसको फिल करेगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखें, ये प्रोसेस मॉडल ऑफ इनवॉलेंट्री डिटेंशन एक्टिविटी डायग्राम। इनवॉलेंट्री डिटेंशन से मुराद ये है कि एक कोई पर्सन है जो कि मेंटल किसी डिज़ीज़ में, साइकोलॉजिकल डिज़ीज़ में वो यानी कि उसका शिकार हो चुका है,
अब उसको डिटेंशन उसकी की जाएगी, उसको किसी ख़ास हॉस्पिटल में एरिया में रूम्स में रखा जाएगा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसकी सुपरविजन के लिए। तो प्रोसेस का स्टार्ट कहाँ से होगा? कंफर्म डिटेंशन डिसीजन। अब एक पेशेंट है, उसकी डिटेंशन डिसाइड हो गई है, ये फर्स्ट स्टेप है। इसी तरह से आप अपने सिस्टम की एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद ये देखें, इन्फॉर्म पेशेंट ऑफ राइट्स। आप पेशेंट को बताएंगे कि आपके क्या राइट्स हैं। रिकॉर्ड डिटेंशन डिसीजन। आप उस डिटेंशन डिसीजन का रिकॉर्ड मतलब उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने सिस्टम में, अपने डेटाबेस में आप कह सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें जैसे यहाँ पे सिस्टम MHCPMS में इसका रिकॉर्ड यानी कि स्टोर किया गया। फिर इसके बाद इस फेज़ के बाद क्या होगा? फिर यहाँ पे ये देखें, ये डिसीजन है, फाइंड सिक्योर प्लेस या फिर एडमिट टू हॉस्पिटल। अगर कोई सिक्योर प्लेस है कहीं पे, ठीक है जी, तो वहाँ पे जी बेटा आपका क्वेश्चन ये है कि हम ये एक्टिविटी डायग्राम किस स्टेज पे बनाएंगे। तो बेटा ये देखें, ये मैंने आपको आपकी जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि हर यूनिवर्सिटी हर इंस्टीट्यूट एक सैम्पल टेम्पलेट डायग्राम उसका वो डॉक्यूमेंटेशन का वो ऑफ़र करता है, प्रोवाइड करता है। तो जो आपको टेम्पलेट मिला है, जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है, उसमें जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो ये सारे यहाँ उसको मैंने समराइज़ कर दिया है। उसमें डायग्राम्स कहाँ कहाँ पे आ रही हैं वो मैंने आइडेंटिफाई कर दी हैं। जी बेटा आपका साथ क्वेश्चन ये भी है कि हम इसको डॉक्यूमेंटेशन को सेपरेट करेंगे या अपने जो हमारा प्रैक्टिकल है, जब हम अपने प्रोजेक्ट की कोडिंग वगैरह करेंगे तब इसको करेंगे। देखिए मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जिनको कोई आई मीन टू से कि इनका 5-5 7-7 साल का एक्सपीरियंस है, जिनको पता है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो कि एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है। फिर उसमें सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, डिफरेंट रोल्स होते हैं, जॉब्स होती हैं। तो उनको तो पता है कि हमारा वो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि इसका सोल्यूशन कैसे कैसे वो एंड तक वो डिप्लॉयमेंट तक पहुंच जाते हैं चंद मिनट्स में। लेकिन चूंकि आपका अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो बेटा उसमें जो प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है ना, वो ये होता है कि आप एक दफ़ा डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, आप ये डायग्राम्स बनाते हैं, और जब आप प्रैक्टिकली उनको मतलब कोडिंग वगैरह साथ साथ करते हैं ना, तो कोडिंग करने के दौरान डायग्राम बनाते बनाते आपको आइडिया होता है कि जो मैंने डायग्राम बनाई थी उसके रेलिवेंट जो सिस्टम एक्चुअली बिल्ट होना है। जैसे मैंने आपको इस अपने लेक्चर का स्टार्ट मैंने आपको SDLC से किया था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से, बिल्कुल सर। ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि पहला फेज़ एनालिसिस है, दूसरा फेज़ डिज़ाइन है, और आपको याद है मैंने साथ सिविल इंजीनियरिंग की भी एग्जांपल दी थी, ठीक है। जी सर। तो ये सारा बेटा जो हमने डिज़ाइन बनाना है ना, जो हमने एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन बनाना है। जो हमने डिज़ाइन बनाया उसके अकॉर्डिंग हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने कोडिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डेवलपमेंट करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लें, चाहे आप ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर लें, मोबाइल डेवलपमेंट मोबाइल इंजीनियरिंग की बात कर लें, जहाँ पर भी आप चले जाएं, एनालिसिस के बाद डिज़ाइन, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। लेकिन आपका सिनेरियो ये है कि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो साथ साथ कुछ चीज़ें आप रिवाइज भी करते रहेंगे। आप कोडिंग पे आए, डेवलपमेंट पे आए, तो आपको आइडिया होगा कि ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया था उसके अकॉर्डिंग कोडिंग करनी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं आपके लेवल पे। और दूसरा आप ये इसको फॉलो करें, ये जो आपकी है ना डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर्स, इसमें देखें हाई लेवल कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, फिर यूज़ केसेस, फिर ये देखें यूज़ केस डायग्राम, फिर ये एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम। तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बड़े आराम से ये बना लेंगे। और साथ प्रैक्टिकली मैंने आपको बिल्कुल ओपनली बता दिया है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स के केस में कि आप यानी कि शुरू से ही बिल्कुल एग्जैक्ट बना लें डायग्राम्स और उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली आप डेवलपमेंट कर लें। चूँकि आप इन एक्सपीरियंसड हैं, तो अगर तो एग्जॉस्टिवली आप ज़्यादा टाइम लगा के ज़्यादा इंटरेक्शन के साथ सुपरवाइज़र के साथ इंटरेक्ट करें,
और चीज़ों को क्लियरली कीनली आप लेके चलें तो फिर तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ ना कुछ एंड तक हमारी चेंजिंग्स होती रहती हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा। क्या ख्याल है? जी सर, काफ़ी ज़्यादा अब समझ आ गई है। ठीक काफ़ी है, ज़्यादा क्वेश्चन थे, वो एक ही आपके आंसर में क्लियर हो गए हैं। चलें, वेरी गुड। अब ये फिर देखें। साथ साथ फॉलो करते जी, हैं अगर फर्दर भी इंशाल्लाह। कोई हो तो आप पूछ सकते हैं। अब ये देखें कि ये पूरा एक एक्टिविटी डायग्राम में आप पूरा एक प्रोसेस बताते हैं और ये थोड़ा सा सिमिलर है आपकी लेवल 1 डायग्राम ऑफ डीएफडी। ठीक है, लेकिन लेकिन वो थोड़ी सी किसी और तरह से बनाई जाती है। असल में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यूएमएल डायग्राम है ना, ये स्टैंडर्ड डायग्राम्स हैं। यूएमएल के अलावा कुछ अभी अभी तक भी कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि नॉन स्टैंडर्ड भी हैं, उसके ऊपर वर्क भी हो रहा है। एनीवे जब डिटेंशन का इरादा हो गया और पेशेंट को इन्फॉर्म कर दिया, रिकॉर्ड उसका हो गया, तो उसमें फिर हमें डिसाइड करना है कि अगर तो पेशेंट डेंजरस है ना, अगर तो उसकी कंडीशन डेंजरस है, यानी कि उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और वो दूसरों को फ़र्ज़ करें बीट करना शुरू कर देता है, फिर उसकी कोई फाइंड हमने सिक्योर प्लेस फाइंड करनी है। ठीक है, अगर वो डेंजरस नहीं है तो फिर हम उसको हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लेंगे। ठीक है, ज़ाहिरी बात है अगर वो डेंजरस है, अगर वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या अपने आप को वो नुकसान पहुंचाता है या कुछ भी उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसके ऐसे कुछ इंसिडेंट पहले हो चुके हैं, तो उसके लिए फिर सिक्योर प्लेस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसको पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या सिक्योर हॉस्पिटल में कहीं ट्रांसफ़र। अगर वो डेंजरस नहीं है फिर उसको आप अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं। और इसके बाद फर्दर क्या होगा? इन्फॉर्म सोशल केयर, इन्फॉर्म नेक्स्ट टू किन, उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करेंगे, अपडेट रजिस्टर। और ये सोशल केयर से मुराद है कि अगर उसकी जो भी किसी किस्म की केयर होनी है, एक प्रोसेस है, तो इसके साथ ही आपका ये जो एक्टिविटी डायग्राम है ये एंड हो जाती है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने हर एक ने अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ये एक्टिविटी डायग्राम बनानी है। डेफिनेटली ये सैम्बल यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू होगा। मैं किसी भी सिस्टम की, मुझे अब आइडिया नहीं है आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने चूज़ किए हुए हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें मैं रफ सा बता रहा हूँ, बिल्कुल रफ सा, मैं किसी किसी भी सिस्टम को लेके तो थोड़ा सा जनरल सा आपको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो सबसे पहले क्या होगा? कस्टमर कस्टमर ने जब सिस्टम में आया तो उसने ऑर्डर एक प्लेस किया। ठीक है जी, ऑर्डर प्लेस किया तो फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि ये मतलब ये ऑर्डर इसका ऑनलाइन है, क्या क्या चीज़ें हैं वो आप ऑर्डर, यानी कि किचन में जाएगा, उसके लिए ऑर्डर जाएगा आपके सिस्टम से जो आपका फ़िज़िकल जहाँ पे सेटअप है, और उसके बाद उसका ऑर्डर रेडी होगा। फिर वो जो भी कोई कोरियर है अगर उसको सप्लाई करना है ऑनलाइन ऑर्डर को किसी दूसरे प्लेस पे, जो कोरियर जो आपका सिस्टम है, सेंडर है जो आपका, ठीक है, वो उसको आप देंगे। ठीक है जी, उसमें ज़ाहिर बात है कंडीशन ऐसे ही आप डिसीजन कुछ करने होंगे वो करते जाएंगे, सिस्टम में आपका रिकॉर्ड सेव होना है वो आप करते जाएंगे, और उसके बाद फिर जो वो जो कोरियर जो लेके जा रहा है पर्सन, वो उस तक जाएगा, डिलीवर कर देगा, और डिलीवर होने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो एंड हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से आपने हर एक ने अपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ये डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम बना लेनी है। उसके बाद फिर बिहेवियरल डायग्राम आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका हम ये यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम डिस्कस करेंगे, कोई 7-8 डायग्राम्स अब तक गालिबन डिस्कस कर ली हैं या आज के लेक्चर के एंड तक डिस्कस हम कर लेंगे। आ गया बिहेवियरल डायग्राम। बिहेवियरल मॉडल्स आर मॉडल्स ऑफ द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एज इट इज़ एग्जीक्यूटिंग। तो बिहेवियरल डायग्राम में जब सिस्टम एग्जीक्यूट करता है, चलता है, तो उस वक्त उसका बिहेवियर, उसके डिफरेंट जो स्टेटस है वो दिखाना होता है। They show what happens or what is supposed to happen when a system responds to stimulus from its environment। कोई भी ट्रिगर होता है, कोई भी एनवायरनमेंट से कोई यूज़र है वो उसको कोई फंक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में सिस्टम क्या करता है, ये बिहेवियरल डायग्राम्स हैं। यू कैन थिंक ऑफ दीज स्टिमुलाई एज बीइंग ऑफ टू टाइप्स। ये जो आउटसाइड से कोई इंट्रैक्शन होगी वो किस किस तरह की होगी? डाटा, सम डाटा अराइव्स दैट हैज़ टू बी प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम। तो डाटा फ्लो डायग्राम से आपको ये पता चल सकता है सिस्टम में कोई डाटा आया उसको प्रोसेस करना है, तो सिस्टम को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। इवेंट्स हो सकते हैं, सम इवेंट हैपन्स दैट ट्रिगर्स सिस्टम प्रोसेसिंग। इवेंट्स में हैव एसोसिएटेड डाटा बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस। ठीक है जी,
तो ये स्टेट डायग्राम से आपको पता चल सकता है। तो डाटा को तो आप DFD को तो हम थोड़ा सा देखा है, बाकी अच्छा खासा देख लिया DFD को, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। तो स्टेट डायग्राम को हम देखते हैं अब। द UML supports event based modeling using state diagram which were based on state charts. State diagram show system states and events. थोड़ा सा आपको याद है हमने कुछ इवेंट्स थोड़े से देखे थे आपकी सीक्वेंस डायग्राम में। अच्छा, ये इसमें क्या होगा, दैट कॉज ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दे डू नॉट शो द फ्लो ऑफ डाटा विद इन द सिस्टम बट मे इंक्लूड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटेशंस कैरिड आउट इन ईच स्टेट। इसमें कोई डाटा कहाँ से कहाँ जा रहा है वो तो डाटा फ्लो डायग्राम में हम देखा है, वो हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में भी थोड़ा हमने देखा। इवेंट जो एक्टिविटी डायग्राम है उसमें भी थोड़ा सा हम कुछ डाटा फ्लो डायग्राम लेवल 1 टाइप का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डाटा साथ इंक्लूडेड नहीं होगा डायग्राम में, सिर्फ उसकी स्टेट्स और उसके इवेंट्स दिखाए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट डायग्राम ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन, ठीक है जी। तो ये देख लें, कुछ सैम्पल्स हमारे सेम चलेंगे, ये स्टार्ट हुआ, ये आपका एंड है, ठीक है। तो इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेटिंग डिस्प्ले टाइम, जब आप इसको ऑन करते हैं तो उसके ऊपर जब आपका माइक्रोवेव ओवन ऑन हो जाता है तो उसके ऊपर टाइम डिस्प्ले हो जाता है, दैट मीन्स इट इज़ ओके टू प्रोसीड, ठीक है जी। फिर इसमें फुल पावर और हाफ पावर के 2 ऑप्शन आ जाती हैं, ठीक है। तो फिर सेट टाइम, गेट नंबर, सेट टाइम, फिर आपने जो भी अपना फूड जो है वो गर्म करना है, हॉट करना है, उसके ऊपर आप सेट नंबर सेट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नंबर सेट करने के बाद डोर ओपन, एनेबल, डिस्प्ले रेडी, ऑपरेट ओवन, और उसके बाद वेटिंग डिस्प्ले टाइम। तो बहरहाल ये देखिए, ये सारा प्रोसेस उसने बता दिया है, ठीक है। डोर क्लोज कर देते हैं और ये रेडी हो जाता है आपका, उसके ऊपर स्टेटस आ जाता है। ज़ाहिरी बात है किसी एक ओवन की फंक्शनैलिटी को उसने माइट भी पॉसिबल डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनका जो ऑपरेशन वे टू ऑपरेट है वो डिफरेंट हो, ठीक है। तो लेकिन ये कुछ सीक्वेंस बता दिए, कहाँ से शुरू होगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन सी स्टेट आएगी, कौन सा उसका इवेंट होगा, और एंड तक प्रोसेस मुकम्मल होने तक ये किस तरह से। तो आप ये देखें, जो स्टेट डायग्राम है ये एक्टिविटी डायग्राम से काफ़ी हद तक मिलती जुलती डायग्राम है, ठीक है जी। तो द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इन यूजिंग द माइक्रोवेव इज सेलेक्ट द पावर, ये उसकी कुछ डिटेल्स आ गई। इनपुट द कुकिंग टाइम यूजिंग अ न्यूमेरिक कीपैड, प्रेस स्टार्ट एंड द फूड इज कुक्ड फॉर द गिवन टाइम। तो ये उसका कुछ सीक्वेंस आ गया स्टेट डायग्राम का। तो ये आज कुछ डायग्राम थी, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।